Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of August 2020. तो 25 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट हो चुका है, कॉपीज हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड. जिन लोगों ने पेपर लिखा था अभी तक, कुछ लोगों ने लेट सबमिशन किया था, तो उनकी कॉपीज कुछ दिनों बाद मिल जाएगी, 3 से 4 दिन बाद. ओके, तो जिन्होंने लेट सबमिशन किया उनकी बस कॉपीज अभी नहीं मिली, अदरवाइज कॉपीज हैव बीन गिवन टू दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन द टेस्ट. दूसरी चीज़, मॉडल आंसर अपलोड कर दिए गए हैं टेस्ट 1 के. इसके अलावा जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे वो टेस्ट लिख सकते हैं, कोई भी टेस्ट हो वो लिख सकते हैं. ओके, सो यू कैन स्टिल ज्वाइन द सीरीज. एंड हमने यूपीएससी रिवीजन सीरीज चालू की थी. थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर दैट. एंड अभी भी 40 दिन बचे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन एंड सी द वीडियोज देयर. करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन उसमें कराया गया है, ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज यूक्रेन, सेकंड इज टर्की, थर्ड इज रोमानिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी. पहला आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज Thumbi Mahotsavam 2020. Thumbi Mahotsavam 2020 was recently seen in news. It is conducted in which of the following states? इनमें से किस स्टेट में थुम्बी महोत्सवम होता है? ऑप्शंस आर ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी उड़ीसा, या डी केरला. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नमथ बसाई स्कीम. तो नमथ बसाई स्कीम मैंने कल भी आपको पढ़ाया था इसके बारे में, तो आपको बताना है इसके स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ यूनिक प्रोग्राम दैट एम्स टू अपस्किल ट्राइबल चिल्ड्रन बाय इंकरेजिंग देम टू लर्न वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Second statement is the program is being implemented by the Samagra Shiksha Kerala SSK. Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both, या none. Question number 4 is Sri Salem hydroelectric plant. Sri Salem hydroelectric plant recently seen in news is located in which of the following rivers? कौन सी रिवर के अक्रॉस लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए पेन्ना, से बी इज कृष्णा, सी इज कावेरी, या डी तुंगभद्रा. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. इनके आंसर्स आपको करने हैं. आई विल टेल यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो. फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे में स्टार्ट करते हैं. पहली जो न्यूज है, द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रीटेड द पीपल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नुआखाई जुहार. तो नुआखाई जुहार के फेस्टिवल पे ग्रीट किया गया था. व्हाट इज दिस नुआखाई जुहार? ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? ये होता है, याद रखेगा, आपका उड़ीसा स्टेट में. याद रखेगा, नुआखाई जुहार इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. दिस इज द फर्स्ट न्यूज. सेकेंड जो न्यूज है वो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर सप्लाई सिस्टम ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड सेटअप किया है फॉर द सप्लाई सिस्टम ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर. पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई सिस्टम के लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है बीआईएस ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने. अब इसका एम क्या है? बेसिकली द एम इज टू बेंचमार्क फॉर मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी एंड डेवलपिंग अ यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर स्टेट्स ऑप्टिंग टू इंप्लीमेंट इट. जो भी स्टेट्स जो वाटर या इस तरह से पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, वहां पे प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉलो करना चाहिए स्टेट्स को. दूसरा, एक प्रॉपर बेंचमार्क सेट करना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड का बेंचमार्क सेट करना है. फॉर दीज रीजंस बीआईएस हैज सेट अप दिस बेंचमार्क. ओके, अब ड्राफ्ट में क्या क्या बोला गया है? सबसे पहले आईएसओ 10500 की बात की गई. द आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर शुड कॉन्फॉर्म टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स 10,500 डेवलप्ड बाय द बीआईएस. बीआईएस का जो 10,500 स्टैंडर्ड है उससे मैच करना चाहिए जो वाटर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जनरेट हो. दूसरी चीज उन्होंने बात की है वाटर ऑडिट की. वाटर ऑडिट शुड बी कंडक्टेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ओके, वाटर ऑडिट होने की जरूरत है, और वो कब होगा? क्वार्टरली बेसिस पे होना चाहिए. द वाटर ऑडिट इज अ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर पुट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द अमाउंट दैट इज कंज्यूम्ड. ओके, वाटर ऑडिट का मतलब क्या है? कितना पानी जा रहा है और कितना फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है. दिस इज द थिंग विच इज देयर, ठीक है ना. फिर डीएमए की बात की गई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया की बात की गई. द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया शुड बी अडॉप्टेड वेयर पॉसिबल. डीएमए क्या कंसेप्ट है, मतलब क्या है डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया? तो याद रखिएगा, डीएमए बेसिकली इज अ कंसेप्ट फॉर कंट्रोलिंग लीकेजेस इन द वाटर नेटवर्क. वाटर नेटवर्क में कोई लीकेज ना रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया का कंसेप्ट लाया जाता है, ताकि जो पानी अपन भेज रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, वो कहीं भी वेस्ट ना होना, है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. और कोई भी लीकेज के थ्रू वो पानी अपना जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है वाटर का. आप सबको पता है कि वाटर स्कैर्सिटी है ऑलरेडी. ये भी डिक्लेयर किया गया कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू बी ऑन द वाटर इश्यूज ओनली. तो ये सारी चीजें देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जो वाटर की वेस्टेज है उसको रोकने के लिए क्या किया जाए. तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया का कंसेप्ट लाया है. इसमें क्या होता है? बेसिकली वाटर जो फ्लो होता है उसको हर एक उस पे द फ्लो ऑफ मीटर्स आर इंस्टॉल्ड टू डिटेक्ट द लीक्स. उसमें फ्लो मीटर्स लगाए जाते हैं
फ्लो मीटर्स क्या करते हैं, लीक्स को पता करते हैं, कहीं पे लीक अगर होगा तो वो फ्लो मीटर के थ्रू वो पता चल जाएगा। इसमें चौथा जो प्रोविजन बीआईएस ने ड्राफ्ट में डाला है वो है वाटर सैंपलिंग। वाटर शुड बी सैंपल्ड एट द ट्रीटमेंट प्लांट एवरी 4 आवर्स अगेंस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स। तो वाटर की सैंपलिंग होनी चाहिए और हर 4 घंटे में सैंपलिंग होगी और ये देखा जाएगा कि क्या वाटर की क्वालिटी वही आ रही है जो पहले भेजी गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले शुरू में पानी अच्छा आ रहा है फिर 2 घंटे बाद खराब पानी आ रहा है 4 घंटे वाला, ऐसा तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सैंपलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ दिस बीआईएस ड्राफ्ट जो कि उन्होंने पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए बनाया है। अब बीआईएस के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। बीआईएस बेसिकली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986। बीआईएस एग्जिस्टेंस में कब आया, 1986 में आया एंड ये बना था अंडर द बीआईएस एक्ट ऑफ 1986। बीआईएस एक्ट 1986 के थ्रू बना था। अभी रिसेंटली 2016 एक्ट के थ्रू, बीआईएस एक्ट 2016 के थ्रू इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो बीआईएस हैज बीन मेड अ न्यू बीआईएस एक्ट 2016 लाया गया। पहले बना था ये 1986 के एक्ट के थ्रू, बीआईएस एक्ट 1986। अभी न्यू बीआईएस एक्ट 2016 आया जिसके थ्रू इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बना दिया गया है। इट हैज बीन मेड अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एंड इट इज फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, तो ये सारे काम करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकता है यूपीएससी कि कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। नुआखाई जुहार मैंने पहले बताया, याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड एरियाज ऑफ एंड नेबरिंग एरियाज। तो याद रखिएगा मेन स्टेट जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ है, नेबरिंग एरियाज में भी हो जाता है। ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नुआखाई परब और नुआखाई भेद घाट। ओके, याद रखिएगा इसके ये भी दूसरे नाम है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इशूज फ्रॉम द फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनका हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में आए, पहला जो एडिटोरियल है, इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल। अब यहाँ पे बात की गई इंडिया को फिस्कल काउंसिल बनाने की जरूरत है। क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये बताया जो फिस्कल डेफिसिट एट द सेंटर है 2019-20 में, इट वाज एस्टिमेटेड बाय द कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल एज 4.6%। 4.6% का मतलब क्या है कि ये बहुत हायर है देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ओके, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे 3.8% के थे, उनसे 0.8% ज़्यादा है। अगर हम डेफिसिट की बात करें, अगर हम इस साल के डेफिसिट की बात करें तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 7% ऑफ जीडीपी के आसपास आएगा। लेकिन अगर आपको पता है एफआरबीएम कमेटी ने जो बोला है वो 3% प्लस 5.5% का स्केप क्लॉज बोला था, मतलब कि 3.5% होना चाहिए जो बजट में होना चाहिए, लेकिन होगा कितना, 7% का होगा। तो ऑथर ने यहाँ पे बात की कि ये जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट ये कंट्री की बोरोइंग दिखाता है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो दिखाता है कंट्री कितना बोरो, तो ये कंट्री के ऊपर कितना डेट चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर बताता है। तो ये भी कंसोलिडेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड ये बढ़ रहा है ना। इसीलिए फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की जाती है, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की जाती है। तो फॉर दैट रीजन ऑथर इज सजेस्टिंग दैट कि अभी अगर हम देखें तो ठीक है, कोविड-19 का टाइम है, ये एक्सेप्शनल टाइम्स है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन फॉर द फ्यूचर द गवर्नमेंट मस्ट रिटर्न टू अ क्रेडिबल फिस्कल कंसोलिडेशन। ये चीज आप कैरी फॉरवर्ड ना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यही चीज कोविड-19 की चीज इतना ज्यादा लैंग्वेज कर जाए कि 3 से 4, 5, 6 साल के 5-6 फाइनेंशियल ईयर्स में यही चीज रह जाए। सो फॉर दैट रीजन ऑथर इज सेइंग दैट कि ठीक है, फॉर द प्रेजेंट टाइम, कोविड-19 के टाइम हम एक्सेप्शन मान सकते हैं, but for the future the government must return to a credible fiscal consolidation path। okay, क्राइसिस के बाद इनको कंसोलिडेशन के पाथ पे आना चाहिए। अब ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के भी एग्जांपल दिए हैं और बहुत सारी वो भी चीजें बताई हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बजट को, जैसे जो 13th फाइनेंस कमीशन थी, फाइनेंस कमीशन आप सबको पता है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, 5 साल के लिए आती है, ठीक है ना। एन के सिंह अभी थे, उसके हेड थे। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, बेसिक फैक्ट जो फाइनेंस कमीशन के होते हैं। 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था दैट देयर शुड बी अ कमिटी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच शुड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ फिस्कल काउंसिल। 13th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगी इनटू अ फिस्कल काउंसिल, और वो कंडक्ट करेगी एनुअल इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू, यानी कि एफआरबीएम का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को रिव्यू करने के लिए वही कमेटी अपने आप को फिस्कल काउंसिल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेगी।
अब यहां पे देखो, एक ये चीज होगी 13 फाइनेंस कमीशन का। इसके बाद एक एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनी थी। एफआरबीएम रिव्यू कमेटी ने भी सेम यही सजेशन दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको एक काउंसिल बनानी चाहिए जो कि फिस्कल काउंसिल का काम करेगी। बट द प्रॉब्लम क्या थी यहां पे? द प्रॉब्लम विद दिस काउंसिल इज दैट कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होने के कारण इसकी जो रिपोर्टिंग है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है ना। गवर्नमेंट का ही स्ट्रक्चर रहेगा और गवर्नमेंट की ही रिपोर्टिंग कैसे करेगा, तो दैट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो इस कारण से 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन ये दिया था दैट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। क्या रिकमेंडेशन दिया था 14th फाइनेंस कमीशन ने? कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल व्हिच शुड बी अपॉइंटेड बाय एंड शुड रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट द्वारा ही अपॉइंट की जाएगी और पार्लियामेंट को ही रिपोर्ट भी करेगी। और ये करने के लिए उन्होंने कहा कि एफआरबीएम एक्ट में आप एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करो और एफआरबीएम एक्ट के अंदर का 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस करके उसको एक मतलब लीगल बेसिस प्रोवाइड करो, उसको इंडिपेंडेंट रखो, ठीक है ना। विरल आचार्य, आप सबको पता है, ही वॉज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। उन्होंने भी सेम सजेशन दिया है कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है इस कंट्री में। तो फिस्कल काउंसिल क्या होती है? बेसिकली एक इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन होता है। अब क्या इंडिया पहली कंट्री होगी जिसके पास इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे काम करते हैं। इनफैक्ट ओईसीडी ने भी यही रिकमेंडेशन दिया है, आईएमएफ ने भी यही रिकमेंडेशन दिया है। मैं आगे बात करूंगा क्या क्या बेनिफिट होते हैं इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन के होने के। पहला ये कि इट विल प्रोवाइड एन अनबायस्ड रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट एंड हेल्प टू रेज द लेवल ऑफ डिबेट एंड ब्रिंग इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो आर्टिकल एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं ये GS3 का एडिटोरियल है ना। GS3 में आप सबको पता है कि ये इकोनॉमी वाले सेक्शन का एडिटोरियल रहेगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा। तो पहला जो बेनिफिट होगा इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन का वो ये होगा कि एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग होगी पार्लियामेंट के पास, जहां से लेवल ऑफ डिबेट रेज होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा आएगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कॉस्टिंग ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन हेल्प टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ओवर द पॉलिटिकल साइकिल। तो अगर आप कॉस्टिंग करते हैं दूसरी पॉलिसीज की इसके थ्रू और इन सब चीजों को, तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स हो पाएगा। तीसरा ये साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट ऑफ फोरकास्ट कुड हेल्प इन रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप इस तरीके से साइंटिफिक एस्टिमेट करते हो प्रोग्राम्स की, क्योंकि फिस्कल कंसल्टेशन का मतलब क्या है, वो तो हर चीज देखेंगे कि किस प्रोग्राम में कितना पैसा लगना चाहिए, कितना लग रहा है, किस तरीके से आप कट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत रहेंगी। तो इससे जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, फिस्कल इंप्लीकेशंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। Finally, the council will work as a conscience keeper in monitoring the rule-based policies. तो कंसाइंस कीपर की तरह काम करने का काम भी ये आपकी इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन करेगा और ये लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएगा, लेवल ऑफ डिबेट बढ़ाएगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। ओईसीडी की बात मैं आपसे बता रहा था, तो ओईसीडी ने 2013 में डॉक्यूमेंटेड किया है ये चीज, द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स नीडेड फॉर सक्सेसफुल फिस्कल काउंसिल अंडर 9 ब्रॉड हेड्स। ओईसीडी ने 9 ब्रॉड हेड्स दिए हैं जिसके अंतर्गत एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन काम करता है। उसमें उन्होंने बोला है लोकल ओनरशिप, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, नॉन पार्टीजनशिप होनी चाहिए, मैंडेट प्रॉपर होना चाहिए, रिसोर्सेज उसके पास सफिशिएंट होने चाहिए, रिलेशनशिप विद द लेजिस्लेचर होना चाहिए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, communication and external evaluation. These are the 9 principles for having a successful fiscal council. यही याद रख लेना, क्वेश्चन ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि what are the things needed for a proper working फिस्कल काउंसिल, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक प्रॉपर वर्किंग फिस्कल काउंसिल के। तो याद रखिएगा लोकल ओनरशिप, इंडिपेंडेंस, नॉन पार्टीजनशिप, मैंडेट, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन, ये सारी 9 चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। These principles are important. They ensure autonomy. They ensure that the institution is being unbiased. They ensure that it is transparent and it is effective and accountable council, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर्स, ये प्रॉपर्टीज मेंटेन करते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन होता है, दे टेंड टू हैव मोर एक्यूरेट मैक्रो इकोनॉमिक एंड बजटरी फोरकास्ट। उनका ज्यादा एक्यूरेट एंड ज्यादा
बेटर बजटरी फोरकास्ट होता है। तो इसलिए ऑथर ने यहाँ पे फाइनल सजेशन ये दिया है कि दैट देयर शुड बी अ फिस्कल काउंसिल इन इंडिया। बैक एंड फोर्थ, पाकिस्तान मस्ट फुलफिल इट्स FATF ऑब्लिगेशंस बाय एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट। अब आप सबको पता है FATF के बारे में थोड़ा फैक्ट्स बता दूं। FATF जो बना था वो 1989 में बना था। 1989 में G7 के इनिशिएटिव में बना था। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो आप मुझे बताएंगे। और FATF बेसिकली जब बना था तो मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने के लिए बना था, लेकिन 2001 में इसके मैंडेट को बढ़ाया गया और 2001 में से टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे FATF ने बेसिकली अभी क्या हुआ था, देयर वाज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर है जिसमें कि लिस्ट किया गया दाऊद इब्राहिम को, LET के जाकिर रहमान लखवी को एंड अबाउट 85 अदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इनको डेजिग्नेट किया गया टेररिस्ट एंड डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स टू इंप्लीमेंट द UNSC कमिटी रेजोल्यूशंस अगेंस्ट देम। तो उन्होंने डायरेक्ट किया है कि UNSC कमिटी रेजोल्यूशंस इनके अगेंस्ट भी होना चाहिए। अब देखो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों में तो अलाइन कर लिया खुद अपने आप को, जो जैसे अलकायदा सैंक्शंस कमिटी 1267, जो अलकायदा सैंक्शंस कमिटी 1267, ये तो आप सबको पता है। अब क्या होता है कि इनकी डोमेस्टिक लिस्टिंग तो कर दी इन लोगों ने, डोमेस्टिक लिस्टिंग कुछ की कर दी, जैसे कि LET चीफ हाफिज सईद, JEM चीफ मसूद अजहर, इनको डेजिग्नेट किया गया है। बट दाऊद इब्राहिम एंड लखवी जो ये दोनों हैं, दे हैव स्टिल नॉट बीन डेजिग्नेटेड। The domestic listing maintained under the country's Anti-Terrorism Act by the National Counter-Terrorism Authority has not included either Dawood Ibrahim or Lakhvi, who was tried briefly for the 26/11 attack। तो याद रखेंगे, उन्होंने जो उनकी एंटी टेररिज्म एक्ट है उनका, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी उनकी जो बॉडी है, दे हैव नॉट इंक्लूडेड आइदर दाऊद इब्राहिम और लखवी, मतलब कि उन्होंने खुद को अलाइन नहीं किया है फ्रॉम द इंटरनेशनल SRO जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस है। तो यही वाली बात है सिंपल सी कि पाकिस्तान खुद के कंट्री में स्टेप्स नहीं ले रहा है प्रॉपर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस टेररिज्म, और इन ऑर्डर टू दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म। अभी वो FATF की ग्रे लिस्ट में है, दे आर इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। सो इफ द थिंग गोज ऑन दे माइट कम इनटू द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, द चैलेंज ऑफ कैचिंग एल्यूसिव टैक्स पेयर्स। This article has been written by Professor Dumbledore। प्रोफेसर डम्बलडोर ने आर्टिकल लिखा है, सॉरी अरुण कुमार ने आर्टिकल लिखा है। इंडियाज टैक्स कलेक्शन इज सेट टू डिक्लाइन शार्पली दिस ईयर। इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है वो इस साल डिक्लाइन करने वाला है बहुत ज़्यादा। आप सबको भी ये पता होगा कि डिक्लाइन करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। नाउ द नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स हैज़ इंक्रीज। अब ऑथर का एक चीज़ बताना है कि नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं एंड द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैव ड्रॉप्ड। नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स तो बढ़ गए हैं लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ड्रॉप कर गए हैं। इसका रीजन ये है कि बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जो टैक्स फाइलिंग अप टू 5 लाख करेगा दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्सेस। 5 लाख तक की टैक्स फाइल करने वाले को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। So in spite of the increase in population and the laws introduced in the last 6 years to bring the rich into the tax net, there has been little challenge in the number of taxpayer. There has been a little change in the number of taxpayer। मतलब कि ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, नंबर ऑफ टैक्सपेयर अभी भी उतने ही हैं या कम ही हुए हैं। The fact that the direct tax to GDP ratio in percentage terms is stagnating at about 5.5%। जो direct tax to GDP ratio है इंडिया का वो 5.5% है और ये बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब कि पूरी GDP का केवल 5.5% डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आता है। Now there are two categories of the well off in this country: those who file a tax return and those who completely escape the tax net। तो सिंपल दो तरीके के लोग हो गए, एक तो जो पूरी तरीके से टैक्स नेट को escape कर रहे हैं और दूसरे वो जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में ही आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, फाइल रिटर्न कर, लेकिन कम दिखा रहे हैं अपनी इनकम को, जैसे कुछ बिजनेसेस हैं। ऐसा मैं आगे बताऊंगा आपको, बिजनेसेस के केस में ऐसा होता है। A 2016 report says that 10% of India earn 55% of the nation's income। 10% इंडियंस हैं जो कि नेशन की 55% इनकम अर्न करते हैं, ठीक है ना। If these people could be brought under the income tax net and they paid their taxes honestly at the current rates, income tax at the GDP ratio alone would have been about 18%। तो सिंपल सी बात है, अगर 10% इंडियंस 55% नेशन की इनकम अर्न करते हैं, एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि अगर यही लोग अपनी इनकम टैक्स सही से भर देंगे तो भी हम GDP का 18% गेन करेंगे। लेकिन गेन कितना कर रहे हैं हम? गेन कर रहे हैं केवल 5.5%। इसका मतलब क्या है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो भी अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं और अपने टैक्स को प्रॉपरली पे नहीं कर रहे हैं। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर।
द गवर्नमेंट इज अगेन टॉकिंग ऑफ इट। ओके, गवर्नमेंट इज अगेन टॉकिंग ऑफ इट। अभी रिसेंटली उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, ताकि जो टैक्स सेटलमेंट्स है वो प्रॉपर हो पाए और जल्दी जल्दी लोगों ने जो टैक्स पे नहीं किया है पुराना, वो उनके टैक्स पे कर दें। फिर अभी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। द गवर्नमेंट इज नॉट ट्रस्टिंग, इज एबल टू ट्रस्ट नाइदर द टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल नॉर द रिच। ना ही वो टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रस्ट कर रही है, ना ही रिच को ट्रस्ट कर रही है। सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो जो प्रोसेस है वो हैंड ओवर कर देंगे एक इस तरीके के सिस्टम में जो कि फेसलेस होगा, एनोनिमस होगा एंड इस तरीके का सिस्टम जिसमें कि कोई नेक्सस ना बन पाए टैक्स पेयर एंड ऑफिसर के बीच में, टैक्स पेयर एंड ऑफिसर के बीच में कोई नेक्सस ना बन पाए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेसिकली, ये जो सिस्टम होगा ये कंप्यूटर विल डिसाइड हु विल एसेस द टैक्स रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा जो कि वो डिसाइड करेगा कि कौन एसेस करेगा किसी एक इंडिविजुअल का टैक्सेस। तो इसमें लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन उनके टैक्सेस को एसेस करने वाला है, या ऑफिशियल को नहीं पता चलेगा कि वो किसका टैक्स एसेस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली ये होगा कि ये एक फेसलेस सिस्टम रहेगा और इस कारण से जो टैक्स हैरासमेंट होता है एक तरीके से वो नहीं होगा। इनफैक्ट फ्रांस ने भी अभी राफेल के केस में कह दिया था इंडिया को कि हमको टैक्स हैरासमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो है बेसिकली वो ग्रॉसली अंडर स्टाफ्ड है एंड ऑफिसर्स हैव इनएडिक्वेट टाइम टू स्क्रूटनाइज द केसेस। गवर्नमेंट जो वहाँ पे स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है, प्लस उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं रहती है, इनएडिक्वेट टाइम भी रहता है उनके पास टू स्क्रूटनाइज द केसेस। अभी होता क्या है बेसिकली, टाइम रहता नहीं है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना दिमाग लगा करके उतना उन्होंने केस बनाते हैं वो लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, तो क्या होता है कि कोई टैक्स ऑफिशियल 2 घंटे में वो चीज़ डिसिफर नहीं कर पाता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने महीनों में सोच करके की होगी, है ना। तो वो वाली बात भी रहती है। तो ये रीजंस है कि क्यों हमें टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। जो हाईएस्ट टैक्स रेट इंडिया का था वो 1971 के टाइम में था, 97.5% टैक्स लगता था तब। अभी 30% प्लस सरचार्जेस टैक्स हो चुका है। अभी भी लोग ये बोलते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर टैक्स रेट थोड़ा कम किया जाए तो और ज़्यादा कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। तो ये भी ऑथर ने कहा कि ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको देखने की जरूरत है। दीज आर द थिंग विच हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है पैलेस्टीन नाउ अ फुटनोट। अब ये आर्टिकल लिखा गया कि जैसा कंट्रीज जो अरब कंट्रीज जो है या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज रिलेशनशिप बढ़ा रही हैं इजराइल के साथ, उसको देख के ये लगता है केवल कि अब जो पैलेस्टीन का मुद्दा है वो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। चाहे वो 1979 में इजिप्ट हो जिसने कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे यूएई के साथ, इजराइल के साथ सॉरी, चाहे वो 1994 में जॉर्डन हो जिसने कि इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन किए, या चाहे वो अभी 2020 का यूएई हो जिसने कि जो कि 3rd अरब कंट्री बन गई है और 1st गल्फ कंट्री बन गई है टू हैव प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इजराइलीज। ओके, तो ये सिस्टम है। तो ही हैज बीन कन्विंस दैट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कन्विंस रहा है दैट इजराइल कैन अचीव पीस विद द अरब स्टेट्स ऑन देयर ओन टर्म्स। ओके, एंड मिस्टर नेतन्याहू जो है उनकी लीडरशिप के बारे में बोला गया है कि ही वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड दैट इजराइल कैन अचीव पीस विद द अरब स्टेट्स ऑन देयर ओन टर्म्स विदाउट यूजिंग द ओल्ड फॉर्मूला ऑफ लैंड फॉर पीस। तो पहले की जो डिप्लोमेसी चलती थी वो लैंड फॉर पीस के बेसिस पे चलती थी, मतलब आप लैंड दो तो वो पीसफुल एग्रीमेंट करने के तैयार होंगे, ठीक है ना। तो लैंड फॉर पीस से हट करके उन्होंने अपने टर्म्स में डिप्लोमेसी सेटअप की है, तो ये अच्छी बात है, ये उनकी लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है, ठीक है ना। बट अगर देखा जाए तो पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो इशू नहीं रह गया है रीजन में। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे एक मैप मैंने निकाला था आज आपको बताने के लिए, तो वो मैप लेट मी शो यू दैट मैप एज वेल। कैलिफोर्निया का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक, क्योंकि कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स अभी फिर से हो गए हैं और फायर वाला रीजन है। तो ये सबको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये कैलिफोर्निया है एंड यहाँ पे आपको लेक तहोई दिख रहा होगा, लेक तहोई इज अ लेक देयर, लेक तहोई कैलिफोर्निया है एंड पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर करता है कैलिफोर्निया, जो ये पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बॉर्डर करता है। यहाँ पे आपका सेंटा बारबरा दिख रहा होगा, सैन लुई ओबिस्पो दिख रहा होगा, है ना, एंड सैक्रामेंटो भी आपका कैलिफोर्निया में है, सैक्रामेंटो भी कैलिफोर्निया में है। अब ये बॉर्डर किससे किससे करता है, देखो कहाँ कहाँ टच करता है। तो एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओरिगॉन रीजन दिख रहा होगा, ओरिगॉन दिख रहा है, फिर यहाँ पे ये नेवाड़ा रीजन आपको दिख रहा होगा, नेवाड़ा रीजन दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे एरिजोना दिख रहा है, एरिजोना दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पे मेहिको या मेक्सिको दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये रीजन है जहाँ पे ये टच करता है आपका कैलिफोर्निया का रीजन, ठीक है ना। इसको ये मैं आपको मैप बताना चाहता था। लेक तहोई यहाँ पे लोकेटेड है, नेवाड़ा को टच करता है, ओरिगॉन को टच करता है, इधर एरिजोना को टच करता है और इधर आपका
मैक्सिको को टच करता है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन को इधर अपने वेस्टर्न साइड में टच करता है। इसके एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस में सैक्रामेंटो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना, बेकर्सफील्ड भी यहीं पे है, लॉस एंजल्स भी यहीं पर है, ठीक है ना, सैन डिएगो यहीं पर है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ की। तो ये सब आप याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ये अपना मैप कैलिफोर्निया का है। वाइल्ड फायर का काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। डीएनए बिल कैन बी मिसयूज्ड, फ्लैग ड्राफ्ट रिपोर्ट। अभी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, ये इस कमेटी को हेड कर रहे थे कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि डीएनए टेक्नोलॉजी जो बिल है, जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन एक्ट 2019 है, इट हैज बीन इन वर्क फॉर 15 ईयर्स नाउ। नियरली 60 कंट्रीज हैव इनेक्टेड सिमिलर लेजिस्लेशन, ठीक है ना, और विद यूएस ब्रिंगिंग अ लॉ इन 1994, है ना। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन एक्ट 2019 में आया। अभी कमिटी ने क्या किया है, इन इट्स ड्राफ्ट रिपोर्ट दे हैव पॉइंटेड आउट दैट डीएनए, अब इसमें क्या होता है, जैसे डीएनए प्रोफाइल कलेक्ट किए जाते हैं, डीएनए प्रोफाइल किसके, जो क्रिमिनल्स हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, इन सब लोगों की डीएनए प्रोफाइल्स कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, उनका एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जाता है, डीएनए डेटाबेस बनाया जाता है। अब ऑथर का ये कहना है, जो कमिटी है उसका ये कहना है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि पेडिग्री, स्किन कलर, बिहेवियर, इलनेस, हेल्थ स्टेटस, susceptibility to diseases, ये सारी चीजें होती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बिल, एक्सेस टू सच इंट्रूसिव इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड टू स्पेसिफिकली टारगेट द इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज। ऑथर का ये कहना है, मतलब कि जो कम्युनिटी उसका ये कहना है कि इस बिल में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये इंफॉर्मेशन लग जाए तो इनसे हम उन फैमिलीज को टारगेट कर सकते हैं, उन इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया जा सकता है। This is particularly worrying as it could even be used to incorrectly link a particular caste community to a criminal activity. ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के या कम्युनिटी के लोगों को एक क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्ट किया जाने लगे, ये भी बात है। The bill proposes to store DNA profiles of suspect, under trial victim and their relatives for future investigation. इस बिल में क्या प्रपोज किया गया है कि डीएनए प्रोफाइल, चाहे वो सस्पेक्ट हो, चाहे अंडर ट्रायल हो, चाहे विक्टिम हो, चाहे रिलेटिव्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन को एक डेटाबेस में बनाया जाएगा। वाइल देयर इज अ गुड केस फॉर अ डीएनए डेटाबेस ऑफ कन्विक्ट। अब ठीक है, कन्विक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी कैटेगरीज हैं, विक्टिम की कैटेगरीज, ये सब, इनको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो? इनका क्या, इनका मिसयूज भी तो हो सकता है, तो आप फालतू में ऐसा डेटा मत कलेक्ट करो जिसका कि फर्दर मिसयूज किया जा सके। अगला जो है देखो, इन द बिल इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस दैट कैरीज पनिशमेंट फॉर अप टू 7 years, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज मस्ट टेक द पर्सन्स रिटन कंसेंट बिफोर टेकिंग द डीएनए सैंपल। अगर 7 साल के अंदर की सजा किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उसके डीएनए सैंपल लेने से पहले आपको उसके कंसेंट लेना पड़ेगा। बट दिस कंसेंट इज ओनली परफंक्शनरी, मतलब कि ये केवल एक नाम की बात है, लिखने की बात है, कंसेंट ले ही लेते हैं। दूसरी चीज की बिल में ये भी एक बात है कि जो कंसेंट है सेवरल प्रोविजंस में, उसको ओवरराइड कर सकता है मजिस्ट्रेट का कंसेंट। अब मजिस्ट्रेट कैन इजीली ओवरराइड दैट कंसेंट, देयरफॉर ये भी परफंक्शनरी है, मतलब कोई इसका ज्यादा बहुत खास असर नहीं पड़ेगा। आगे मैं आपको बिल 10वें पेज में और ज्यादा इस बिल के प्रोविजंस लिखे हैं वो बता देता हूं मैं। यहां पे देखो, now this bill proposes DNA sampling and profiling of citizens accused of crime or reported missing and storing their unique genetic information for administrative purpose. ये मैंने आपको बता दिया। The committee said in the absence of a robust data protection legislation, the security of a huge number of DNA profiles that will be placed with the National DNA Data Bank and its regional center is questionable. तो यहाँ पे कमिटी का ये कहना है कि आपके पास कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन नहीं है इस डीएनए को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो ऐसे में जो डीएनए डेटा बैंक है, नेशनल लेवल पे डीएनए डेटा बैंक जो बनाया जा रहा है और रीजनल लेवल पे जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहां पे इन डीएनए सैंपल की सिक्योरिटी का क्या गारंटी है? दूसरा, द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑल्सो रेड फ्लैग्ड सर्टेन प्रोविजंस, जैसे कि बिल परमिट्स रिटेंशन ऑफ डीएनए फाउंड एट अ क्राइम सीन इन परपिचुटी। ओके, तो डीएनए जो क्राइम सीन में मिलेगा उसको परपिचुटी तक हमेशा के लिए स्टोर करने की परमिशन मिलती है, चाहे वो कन्विक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। लेकिन ऑथर का कमेटी का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसको अमेंड करना चाहिए प्रोविजन टू इंश्योर दैट कि जो कन्विक्ट ना निकले उन लोगों के उनके इमीडिएटली डेटा बैंक से रिमूव कर देने चाहिए। द कमिटी रिकमेंडेड दैट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी मस्ट बी डन ऑफ द प्रपोजल टू डिस्ट्रॉय द बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड रिमूव डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम द डेटाबेस। तो ऐसे लोगों के डेटाबेस से आपको प्रोफाइल डिलीट करने चाहिए। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट डीएनए प्रोफाइल फॉर सिविल मैटर्स
विल बी स्टोर्ड इन द डेटा बैंक। अब सिविल मैटर्स के लिए भी डीएनए प्रोफाइल सेव किए जाएंगे, बट विदाउट अ क्लियर सेपरेट इंडेक्स। लेकिन कोई उसमें क्लियर सेपरेट इंडेक्स नहीं कि ये क्रिमिनल केसेस के हैं, ये सिविल केसेस के हैं। तो कमेटी ने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ सच प्रोफाइल, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है, वो केवल और केवल जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट कर रहा है। गुवाहाटी गेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे जो है वो गुवाहाटी में अनवील किया गया है। अक्रॉस अ रिवर वाज अनवील्ड इन गुवाहाटी। 1.82 किलोमीटर बाई केबल जिगबैक रोपवे है जो कि कनेक्ट करता है फॉरेस्ट कैंपस नियर द कामरूप मेट्रो डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस इन द सिटी ऑन द सदर्न बैंक। तो याद रखिएगा सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। एंड यहाँ पे एक अच्छा नाम आया था, द रोपवे पासेस ओवर द मिड रिवर पीकॉक आइलैंड। ओके, तो ये पास होता है किससे? मिड रिवर पीकॉक आइलैंड से। एंड यहाँ पे उमानंद है जो कि एक मिडिएवल शिवा टेम्पल है। उमानंद इज अ मिडिएवल शिवा टेम्पल, गुवाहाटी, याद रखना, ठीक है ना। चाइना लॉन्चेस वॉरशिप फॉर पाकिस्तान नेवी। चाइना ने लॉन्च की है फर्स्ट ऑफ द 4 एडवांस नेवल वॉरशिप। एडवांस नेवल वॉरशिप वो दे रहे हैं, दे आर टाइप 054 क्लास फ्रिगेट, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की नेवी के लिए बनाया है, टाइप 054 क्लास फ्रिगेट। एंड द लॉन्चिंग सेरेमनी फॉर द फर्स्ट वॉरशिप वाज हेल्ड इन हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड, जो कि चाइना में है। ये भी दिखाता है कि चाइना के रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं और डिफेंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। नाबार्ड प्लान्स टू फाइनेंस एनबीएफसीज एमएफआई। तो नाबार्ड ने एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर द एनबीएफसीज एंड एमएफआई, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है और जो आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। नाबार्ड देखो डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं देता है, नाबार्ड डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं देता है। नाबार्ड पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ही लोन देता है, फिर वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली लोगों को लोन देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाकर के अगर आप किसान है तो डायरेक्टली नाबार्ड से लोन ले लेंगे, नहीं, आप एमएफआई से ही लोन लेंगे और उस एमएफआई को जो पैसा आएगा वो नाबार्ड से आएगा, ठीक है ना। अब नाबार्ड ने स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू एनबीएफसी एमएफआई, विच इज अ डेडिकेटेड डेट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट। क्या है ये? डेडिकेटेड डेट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट है टू इंश्योर अनहिंडर्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द लास्ट माइल इन कोविड-19 अफेक्टेड रूरल एरियाज, ठीक है ना। इट इज टू इंश्योर unhindered flow of credit to the last mile in COVID-19 affected rural areas। नाबार्ड के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं मैं। तो नाबार्ड आप सबको पता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स अ डेवलपमेंटल बैंक जो कि फोकस करता है ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, रूरल सेक्टर पे फोकस करता है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका मेन काम है। It is responsible for the development of small industries, cottage industries in villages and rural areas. Statutory body है established हुई थी 1982 में under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981। नाबार्ड एक्ट आया था 1981 का, उसके अंतर्गत 1982 में इसको बनाया गया। ये सारा इसको याद रखिएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ये पैसा देने का काम भी करता है। यहाँ पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नाम आया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता दूं, द स्मॉल फाइनेंस बैंक विल प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी होता है एंड लेंडिंग टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन। तो ये लेंडिंग भी करते हैं लेकिन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस को ये लेंडिंग करते हैं, ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो अंडरटेक अदर नॉन रिस्क शेयरिंग सर्विसेज, सिंपल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, पेंशन प्रोडक्ट हो गया, ये सब आरबीआई के अप्रूवल के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकता है। कौन एलिजिबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए? तो एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल विद 10 years of experience in banking and finance, companies and societies owned and controlled by residents, existing NBFC microfinance institutions, local area banks and payment banks that are owned and controlled by resident. It need to be open at least 25% of its banking outlets in unbanked rural center। इसको अपनी 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड एरियाज में करनी पड़ेगी। The bank is required to extend 75% of its net bank credit to the priority sector lending। 75% इनको priority sector lending में देना पड़ेगा। And at least 50% of its loan portfolio should constitute loan advances of up to 25 लाख। 25 लाख तक के लोन कम से कम 50% इसका बनाना चाहिए, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखने की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके ऊपर एसएलआर भी लागू होगा और सीआरआर भी लागू होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या एसएलआर और सीआरआर लागू होगा, तो यस इट विल बी एप्लीकेबल टू देम ऑल्सो। दे कैन नॉट एक्सटेंड लार्ज लोन्स, बहुत ज्यादा बड़े लोन्स ये एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये भी याद रखेगा। एंड इफ द इनिशियल शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स इन द बैंक is in excess of 40% of paid up voting equity capital, it should be brought down to 40% within a period of 5 years। 5 साल के अंदर का जो आपका शेयर है 40% से कम आपको लाना पड़ेगा। बायर्न म्यूनिख हैज वॉन दिस सीजन, ठीक है, चैंपियंस लीग उन्होंने जीत लिया है। पीएसजी वाज डिफीटेड, अच्छा हुआ पीएसजी तो हारी गई कम से कम, दिस वाज अ गुड थिंग। सो आंसर्स आपको क्वेश्चंस के अगर मैं बताना चाहूं, पहले का डी है, दूसरे का डी है, क्वेश्चन खोले भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन था कौन ब्लैक सी को टच करता है, डी होगा 1 2 3। थुम्बी महोत्सवम केरला, डी। नमत बसाई फेस्टिवल, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, समग्र शिक्षा केरला के अंतर्गत है, तो ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट बस सही है। एंड श्रीशैलम आप सबको पता है कि कृष्णा रिवर पे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप लविंग अस।